प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गतिशील आवेशों के क्षेत्र में देखेंगे किस तरह से गतिशील तंत्रों में हम विद्युत क्षेत्र और बल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया है कि एक तंत्र लिया है XYZ। उसमें हमने क्या किया है कि एक वर्गाकार प्लेटें ली हैं दो, जो कि किस तल में है, XY तल में है। एक प्लेट पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इससे d दूरी पर मैंने एक दूसरी प्लेट रखी है जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इनका तल कौन सा माना है, XY तल हमने माना है। ये y के प्रोपोर्शनल है और ये x के समतल हमने तल मानते हुए लिया है। और प्रत्येक भुजा जो प्लेट की है वो b के बराबर है, क्योंकि ये वर्गाकार प्लेट ली है तो ये भुजा भी b है और ये भुजा भी b हमने मानी है। तो एक हमने क्या किया है, तंत्र A इसको मान लिया हमने, जिसको मैं XYZ से लिख रही हूँ। तो तंत्र A में XY तल में दो समांतर वर्गा प्लेटें मैंने ली हैं जो d दूरी पर स्थित हैं। प्लेट की प्रत्येक भुजा b के बराबर है और इन पर आवेश घनत्व कितना है, प्लस माइनस सिग्मा। नीचे वाली प्लेट पे प्लस सिग्मा और ऊपर वाली प्लेट पे माइनस सिग्मा। तो जब अगर हम ये प्लस वाली प्लेट नीचे मान रहे हैं और माइनस वाली प्लेट ऊपर मान रहे हैं, तो आपके पास जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस से माइनस होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी z अक्ष के अनुदिश। अब हम इस तीव्रता का मान लिखेंगे तो z अक्ष के अनुदिश जो तीव्रता का मान लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 से, या फिर मैं विद्युत क्षेत्र कहूँ तो वो केवल किसके अनुदिश आएगा, z अक्ष के अलॉन्ग आएगा। इसलिए मैं लिख सकती हूँ वेक्टर E इज इक्वल टू k कैप EZ के बराबर। लेकिन अब मेरा एम ये है कि गतिशील तंत्र में मैं विद्युत क्षेत्र को देखूं, तो इसलिए हमने क्या किया है कि एक और जड़त्वीय तंत्र A' हमने लिया है, जो कि इस तंत्र A के सापेक्ष ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक x दिशा में किस वेग से जा रहा है, v वेग से गतिशील हो रहा है। ये किसको प्रतीत होगा, जो यहाँ ऑब्जर्वर स्थिर तंत्र के मूल बिंदु पे बैठा है, उसको क्या लग रहा है कि A' वाला जो तंत्र है वो उसके सापेक्ष माइनस v वेग से जा रहा है, चल रहा है, या फिर हम कहें v वेग से चल रहा है माइनस x दिशा में। और इसीलिए यहाँ पर जो प्रेक्षक बैठा है A' पर, O' पर जो प्रेक्षक बैठा है उसको अपनी गति तो महसूस नहीं होगी अपने तंत्र की। उसको क्या लगेगा कि आपके पास जो ये वाला तंत्र है, A वाला तंत्र है, वो उसके सापेक्ष v वेग से चल रहा है। और चूंकि जो प्लेटें हैं वो A तंत्र में स्थिर हैं, इसलिए A' वाले में जो प्रेक्षक O' पे बैठा है उसको लगेगा कि तंत्र के साथ साथ उसको लगेगा प्लेटें चल रही हैं। किस वेग से चल रही हैं, v वेग से चल रही हैं। किस दिशा में, पॉजिटिव x दिशा में चल रही हैं। तो O' पे प्रेक्षक वे जो बैठा है प्रेक्षक, उसको प्लेटें गतिमान प्रतीत होंगी। इसलिए उसको जो प्लेटों की लंबाई है, जब गतिशील लंबाई है वो कैसी हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, तो उसको प्लेट की लंबाई संकुचित होती हुई प्रतीत होगी। तो चूंकि ये जो प्लेटें हैं XY तल में हैं और गति x के अनुदिश है, तो x के अनुदिश जो भुजा है वो संकुचित प्रतीत होगी। और कितने से प्रतीत होगी, संकुचित, यानी हम उसको लिख सकते हैं उसकी लंबाई वहाँ क्या हो गई, इस तंत्र में A' तंत्र में कितनी हो गई, B' हो गई। तो B' और स्थिर तंत्र की लंबाई जो B है, उन दोनों को मैं रिलेट कर सकती हूँ। क्या मान आएगा कि B' इज इक्वल टू B √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये प्लेटें संकुचित प्रतीत होती हैं और संकुचन कैसे होता है या आप यांत्रिकी में पढ़ रहे हैं। यांत्रिकी में आप पढ़ेंगे जब आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं, तो आपको उसमें अध्ययन करेंगे आप कि आपके पास जो गतिशील लंबाइयाँ हैं वो संकुचित हो जाती हैं और उसका मान क्या मिलता है हमें, B' इज इक्वल टू B √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के बराबर मिलता है। जहाँ आपके पास v अपॉन c को मैं क्या कहती हूँ, बीटा कहती हूँ। इसलिए ये बन जाता है b इंटू √1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब चूंकि y दिशा में यहाँ कोई गति नहीं हो रही है, क्योंकि प्लेटें तंत्र सिर्फ एक दूसरे के सापेक्ष किस दिशा में गतिशील है, x में, तो जो प्लेट की x भुजा की लंबाई है वो संकुचित होती है, y दिशा में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए जो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आवेश घनत्व सिग्मा है तो मैं आवेश निकालूंगी तो आवेश घनत्व को क्षेत्रफल से गुणा करूंगी। तो चूंकि मैं पहले ही अध्ययन कर चुकी हूँ कि आवेश कैसा रहता है, निश्चल रहता है। आवेश पे तंत्रों का असर नहीं होता कि किस तंत्र में उस आवेश का मापन किया गया है। तो प्लेटों पर जब मैं आवेश की बात कर रही हूँ, तो चाहे वो उस प्लेट पर आवेश में तंत्र A में नापूं, चाहे मैं तंत्र A' में नापूं, उस आवेश का मान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। और तंत्र A में भी जो आवेश मैं लिखूंगी वो क्या आ जाएगा, आवेश घनत्व इंटू एरिया। और एरिया कितना है तंत्र A में प्लेट का, क्योंकि वर्गाकार प्लेट थी इसलिए b स्क्वायर।
तंत्र ए डैश में जो एरिया आएगा वो सिग्मा डैश, यानी जो मापन किया गया आवेश घनत्व का वो कितना है तंत्र ए डैश में, सिग्मा डैश है। और तंत्र ए डैश में जो प्लेटों की जो एरिया आएगा वो एरिया हो जाएगा बी इंटू, क्योंकि चौड़ाई में परिवर्तन नहीं हो रहा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भुजा में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ परिवर्तन किसके अलॉन्ग है, एक्स दिशा के अलॉन्ग है, और वो कितना हो जाता है बी इंटू √1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसलिए टोटल एरिया जो मेरे पास आ जाएगा वो बी इंटू बी √1 माइनस बीटा स्क्वायर करूंगी तो आ जाएगा बी स्क्वायर √1 माइनस बीटा स्क्वायर, यानी तंत्र ए डैश में जो आवेश आएगा वो आवेश घनत्व इंटू एरिया कितना हो गया बी स्क्वायर इंटू √1 माइनस बीटा स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में से बी स्क्वायर कट जाता है तो सिग्मा डैश और सिग्मा का रिलेशन मुझे मिल जाता है कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन √1 माइनस बीटा स्क्वायर, और 1 अपॉन √ जो 1 माइनस बीटा स्क्वायर है वो गामा से लिखा जाता है। और चूंकि आपका पास v का मान जो है वो c से अधिकतर कम ही होता है तो v/c बीटा का मान 1 से कम ही होगा, तो इसलिए गामा का मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, और गामा का मान चूंकि 1 से ज़्यादा है इसलिए सिग्मा डैश का मान हमेशा सिग्मा से ज़्यादा आएगा। अब हम ये देखते हैं कि अनंत प्रविस्तार की जब हम प्लेटें लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र मुझे कैसा दिखाई देता है। तो ये पॉजिटिव धनात्मक प्लेट का विद्युत क्षेत्र मुझे इस तरह से दिखाई देता है कि इससे बल रेखाएं दोनों तरफ से क्या आ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और ऋणात्मक प्लेट का विद्युत क्षेत्र इस तरह से दिखता है कि इसमें क्या कर रही हैं, दोनों तरफ से प्रवेश कर रही हैं। अब हम तंत्र ए डैश में प्लेटों का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो तंत्र ए डैश में प्लेटों के मध्य तो विद्युत क्षेत्र मिलेगा सिमिलर फॉर्मूले से कि ई जेड डैश का मान क्या हो जाएगा सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि हमारे पास ए में कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ सिर्फ सिग्मा को मैंने रिप्लेस किया है किससे, सिग्मा डैश से। एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब मैं सिग्मा डैश का मान मैं यहाँ रख देती हूँ। तो सिग्मा डैश का जब मैं मान यहाँ रखती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है कि ई जेड डैश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन √1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, और 1 अपॉन √1 माइनस बीटा स्क्वायर गामा है, इसलिए ई जेड डैश का मान हो जाएगा गामा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 क्या है, तंत्र ए में विद्युत क्षेत्र का मान है, इसलिए दोनों तंत्रों के विद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट को मैंने रिलेट कर दिया। तंत्र ए डैश में जो प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र है उसका जेड कंपोनेंट कितना मिल रहा है गामा EZ3, यानी कि जो आपके पास स्थिर तंत्र में विद्युत क्षेत्र था उसका कितने गुणा हो गया, गामा गुणा हो गया है। अब मान लिया हमने कि जो तंत्र ए में जो प्लेटें मैंने पहले XY तल में रखी थी वो मैं XY तल में न रख के कौन से तल में रखती हूँ, YZ तल में रखती हूँ, और YZ तल में रख रही हूँ, और इस तरह से रख रही हूँ कि एक पे पॉजिटिव आवेश है दूसरे पे नेगेटिव आवेश है, तो इस तरह से रखें कि विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस देखें तो किस ओर बन रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश बन रहा है। तो अब एक्स अक्ष में हम क्या निकालेंगे, अब पहले हमने जेड कंपोनेंट रिलेट किया, अब हम रिलेट करेंगे एक्स कंपोनेंट को। तो पुनः वही कि हमारे पास चूंकि आवेश घनत्व सिग्मा है इसलिए एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, कौन से तंत्र में, ए तंत्र में। और इसी तरह ए डैश से देखूं तो पुनः वही स्थिति कि ए डैश तंत्र को मैं क्या मान रही हूँ, ए के सापेक्ष -v वेग से गतिशील माना है, और ये चूंकि प्लेटें y और z तल में है और गति किसके अनुदिश है, x के अनुदिश है, इसलिए ना तो y भुजा में परिवर्तन आएगा ना ही z अक्ष के अलंग जो भुजा उसमें परिवर्तन आएगा, तो इसलिए ना तो लंबाई में परिवर्तन आएगा ना चौड़ाई में, इसलिए प्लेटों का जो एरिया है वो स्थिर तंत्र में भी आपके पास b² था, तो आपके पास गतिशील तंत्र में भी कितना आएगा, b² ही आएगा, यानी दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए जो आवेश बराबर होंगे तो आवेश घनत्व भी क्या आ जाएंगे, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई भी परिवर्तित नहीं हो रही, आवेश भी समान है, इसलिए सिग्मा डैश का मान सिग्मा के बराबर आ जाएगा। और उसी स्थिति से अगर हम देखें तो ई एक्स डैश का मान जो मैं सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखती हूँ तो सिग्मा डैश सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बन जाएगा, इसलिए ई एक्स डैश का मान ई एक्स के बराबर आएगा। यानी इसमें अगर हम देखें तो गति की दिशा के अलोंग कोई परिवर्तन नहीं है विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि एक्स दिशा में ही गतिमान है, गतिशील है तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष, और विद्युत क्षेत्र भी किस दिशा में नापा जा रहा है, गति की दिशा में ही नापा जा रहा है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि यहाँ पर हम देखें तो तंत्रों की गति किस अक्ष के सापेक्ष थी, एक्स अक्ष के सापेक्ष थी, लेकिन जो उसके लंबवत दिशा थी वो जेड दिशा होती है, और लंब दिशा में कोई परिवर्तन अगर मैं देखूं तो वो कितने से परिवर्तित हो रहा है, गामा गुणा परिवर्तन आ रहा है। इसी तरह हम तीसरी दिशा की बात करें
तो हमने क्या किया, तंत्र ए में प्लेटों को कौन से तल में ले लिया, ZX तल में ले लिया। और जब हमने इसको ZX तल में लेंगे तो आपके पास इस तरह से रखा कि आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा किस में आती है, +y में आती है। और इसलिए y दिशा में जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा पुनः वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और तंत्र A' से जब हम इसको देखेंगे, चूंकि तंत्र A' के सापेक्ष ऋणात्मक x दिशा में v वेग से गतिमान है, इसलिए A' में बैठे हुए प्रेक्षक को लगेगा कि जो तंत्र A में जो प्लेटें हैं वो v वेग से x दिशा में चल रही हैं, तो इसलिए x दिशा में जो भुजा है वो संकुचित प्रतीत होगी। तो x दिशा की जो भुजा का मान है वो हो जाएगा b इंटू √1 - b स्क्वायर। z दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए प्लेटों का क्षेत्रफल A' में कितना हो जाएगा, b स्क्वायर √1 - बीटा स्क्वायर, जैसे हमने पहले z दिशा में विद्युत क्षेत्र निकालते समय किया है। अब आवेश चूंकि निश्चर है, इसलिए तंत्र A में आवेश इज इक्वल टू तंत्र A' में आवेश। और आवेश निकालने के लिए हमने क्या किया है, आवेश घनत्व को एरिया से गुणा किया है, क्योंकि यहाँ पर हम पृष्ठीय आवेश की प्लेटें हैं, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। तो इसलिए b स्क्वायर सिग्मा का मान b स्क्वायर √1 - बीटा स्क्वायर सिग्मा डैश के बराबर हो गया। इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश इंटू 1 - बीटा स्क्वायर, या फिर सिग्मा डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आ जाएगा सिग्मा अपॉन √1 - बीटा स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ गामा सिग्मा के बराबर। अब मैं विद्युत क्षेत्र अगर निकालूंगी तो विद्युत क्षेत्र मेरे पास क्या आ जाएगा कि y दिशा में जो A' तंत्र में विद्युत क्षेत्र है उसको मैं लिख सकती हूँ सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा डैश क्या था, A' तंत्र में प्लेटों का आवेश घनत्व था, और वो किसके बराबर मिला है मुझे यहाँ पर, गामा सिग्मा के बराबर। तो ये EY डैश का मान हो जाएगा गामा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 चूंकि यहाँ पर EY हो गया है, इसलिए EY डैश का मान गामा EY। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो A' तंत्र में y कंपोनेंट है विद्युत क्षेत्र का, वो A तंत्र के विद्युत क्षेत्र के y कंपोनेंट का कितना गुणा है, गामा गुणा। तो अभी जो हमने रिलेशन निकाला उससे हमें साफ दिख रहा है कि गति की लंब दिशा y, गति की लंब दिशा z, तो गति की लंब दिशा में जो है वो जो विद्युत क्षेत्र है वो कितने गुणा हो जाता है, गामा गुणा हो जाता है। लेकिन गति की दिशा में इस विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन Ex डैश इज इक्वल टू Ex है, तो गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और वो किस वजह से, क्योंकि आपके पास जो प्लेटें हैं, पहली बार इस स्थिति में मैंने XY तल में रखी तो x भुजा संकुचित हो जाती है, YZ में दूसरी बार रखी मैंने तो YZ में x दिशा में संकुचन हो रहा है, क्योंकि गति x दिशा में है, तो y दिशा में कोई भी परिवर्तन, YZ में भुजाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होने से Ex डैश इज इक्वल टू Ex है। यानी कि गति की लंब दिशाओं में परिवर्तन आता है भुजाओं में, क्योंकि x दिशा में संकुचन होता है, गति की दिशा में संकुचन होता है। तो आपके पास गति की दिशा में संकुचन होने की वजह से जब हम गति, जो एक प्लेट अगर उस गति की दिशा के तल में आती है तो भुजा संकुचित होने से आपके पास जो एरिया है प्लेटों का वो बदलता है, और एरिया बदल जाने से आवेश घनत्व बदल जाता है। आवेश घनत्व बदलने से A' और A तंत्र में जो विद्युत क्षेत्र का जब हम संबंध निकालते हैं तो A' में जो विद्युत क्षेत्र है, यानी कि गति की लंब दिशा में जो विद्युत क्षेत्र मिलता है वो कितना हो जाता है, स्थिर तंत्र में जो विद्युत क्षेत्र है उसका गामा गुणा हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ दिखाया कि गति की लंब दिशा में विद्युत क्षेत्र गतिमान तंत्र में स्थिर तंत्र की अपेक्षा गामा गुणा हो जाता है, यानी E परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू गामा E परपेंडिकुलर। जबकि गति की दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए E पैरेलल डैश इज इक्वल टू E पैरेलल। तो गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है विद्युत क्षेत्र में, और गति की दिशा में अगर हम निकालते हैं तो स्थिर और गतिशील तंत्रों में जब हम विद्युत क्षेत्र का संबंध निकालते हैं तो गतिशील तंत्र में विद्युत क्षेत्र स्थिर तंत्र की अपेक्षा गामा गुणा हो जाता है। अब हम करें बल की बात, और बल हम जानते हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हमने किसी आवेश Q को रखा है तो उस पर लगने वाला बल F क्या होता है, Q इंटू E होता है। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखूंगी तो Q इंटू E परपेंडिकुलर लिखूंगी, और अगर पैरेलल कंपोनेंट लिखूंगी तो Q इंटू E पैरेलल लिखूंगी। तो A तंत्र में लिखा है मैंने, इसलिए आपके पास F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू Q E परपेंडिकुलर और F पैरेलल इज इक्वल टू Q E पैरेलल। इसी तरह A डैश तंत्र में मैं लिखूंगी Q पर लगने वाला बल, तो F परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू Q E परपेंडिकुलर डैश, और E परपेंडिकुलर डैश गामा E परपेंडिकुलर के बराबर होता है।
तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि F परपेंडिकुलर डैश इज इक्वल टू ये गामा टाइम्स F परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब वापस लंब दिशा में जो बल है वो कितना गुणा हो गया है, गामा गुणा। इसी तरह पैरेलल दिशा में मैं देखूं तो F पैरेलल डैश इज इक्वल टू क्यों ये पैरेलल डैश होगा, ई पैरेलल डैश का मान आपके पास हम देख चुके हैं ई पैरेलल के बराबर है, इसलिए क्यू ई पैरेलल। इसलिए मैं ये लिख सकती हूँ कि F11 डैश इज इक्वल टू F11, यानी कि जो पैरेलल दिशा में आपके पास बल है वो गतिशील तंत्र में उतना ही होगा जितना कि स्थिर तंत्र में लगता है, लेकिन लंब दिशा में जो बल है गतिशील तंत्र में वो स्थिर तंत्र में आवेश पर लगने वाले बल की अपेक्षा कितना गुणा हो जाता है, गामा गुणा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बल जो है वो किस पर निर्भर है, विद्युत क्षेत्रों पर निर्भर है। अगर विद्युत क्षेत्र गामा गुणा होगा तो बल भी गामा गुणा हो जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र आपके पास गामा गुणा नहीं है, वही है, तो आपके पास बल भी उतना ही हमें मिलेगा। धन्यवाद।